ठीक है ना। जिसका नाम है बच्चे लोग ट्रांसलेशन, ध्यान से सुनिए, जिसका नाम है बच्चे लोग ट्रांसलेशन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ट्रांसलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसलेशन होता क्या है। बचपन में बच्चा आपने ट्रांसलेशन बनाया होगा कि कुछ वर्ड्स हिंदी में दिए गए होंगे, उसे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इसी को तो ट्रांसलेशन कहते थे। या हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, यही ट्रांसलेशन तो होता है। एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन। तो आपको एक साइंटिस्ट थे बच्चे लोग, याद रखिएगा, क्रिक। आंसर इज द साइंटिस्ट वाज द क्रिक। उन्होंने बोला कि जो डीएनए कैसे काम करता है, जो हमारे अंदर डीएनए वो कैसे काम करता है। तो बोला कि देखो ये डीएनए है, डीएनए अपना कॉपीज बनाएगा, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहेंगे। आपने बहुत डिटेल से पढ़ा, डीएनए जो है अपना कॉपीज बना सकता है, इसी को रेप्लिकेशन कहेंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन तो कर ही सकता है अपना कॉपीज बनाने के अलावा, वो आरएनए भी बना सकता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। डीएनए आरएनए बनाएगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। टीआरएनए बनाएगा, उसे भी ट्रांसक्रिप्शन। आरआरएनए बनाएगा, उसे भी ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आपको मालूम है कि जो मेन आरएनए है जिसपे मैसेज छुपा हुआ है वो एमआरएनए। तो डीएनए से मेनली हम लोग एमआरएनए कह देते हैं, क्योंकि एमआरएनए पे मैसेज छुपा है। इसी एमआरएनए से अब बनेगा प्रोटीन, इसी एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, जिसे आप ट्रांसलेशन कहोगे। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इट इज अ ट्रांसलेशन। ठीक है। डीएनए से एमआरएनए का बनना पिछले क्लास में कवर किया, ट्रांसक्रिप्शन। आज पढ़ेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोले ठीक है। इस तीनों चीज को मिला दीजिए, इस तीनों वर्ड्स को मिला दीजिए। डीएनए अपना कॉपीज बनाता है, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। इसी वर्ड को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए कैसे काम करता है, तो इसी लीनियर मैनर में वो काम करता है। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया, क्रिक ने। खत्म कहानी। एक क्वेश्चन तो यही आ जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। अब सेकेंड, क्या सर ये हर जगह फॉलो होता है, क्या सर ये हर जगह ये रूल फॉलो होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, क्या लीनियर मैनर में हमेशा बनता है। आंसर बच्चा, नो, ऐसा रूल हर जगह फॉलो नहीं होता ना। क्योंकि हमने रिसर्च के दौरान में कुछ वायरस पे स्टडी किया, हमने रिसर्च के दौरान में कुछ वायरस पे स्टडी किया। उस वायरस के अंदर में आरएनए से बच्चा डीएनए बनाने के प्रॉपर्टीज थे। आरएनए से क्या बन जाता था, डीएनए बनाने के प्रॉपर्टीज थे ना। इसे उन्होंने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो ना, उल्टा जा रहा है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या सर सारा वायरस करेगा, केवल बेटा कुछ वायरस, ये गुण, ये प्रॉपर्टीज, आरएनए से डीएनए बनना सभी वायरस के अंदर तो नहीं देखा गया, कुछ वायरस के अंदर देखा गया, जिसे आप कहते हो रेट्रो वायरस, जिसे आप कहते हो बच्चा रेट्रो वायरस कहते हैं। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे ढूंढा था, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वायरस को ढूंढा था एंड उसे इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या डीएनए से आरएनए हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। बोले नहीं नहीं, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, और कुछ वायरस ऐसा करते भी हैं। बोलेगा कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस। जैसे आपका एचआईवी वायरस ऐसा ही करता है। और एक और वायरस याद रखिए, राउज सार्कोमा वायरस, राउज सार्कोमा वायरस जो कैंसर कॉज करता है, राउज सार्कोमा वायरस जो बच्चा कैंसर कॉज करता है, वो भी ऐसा ही करता है।
तो किसने ढूंढा था सर? इस वायरस पे किसने स्टडी किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के एग्जाम में देखिएगा तो 100% आएगा। क्या डीएनए से आरएनए केवल बनता है? नहीं, आरएनए से डीएनए भी बनता है। इसे दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टेमिन, शायद टेमिन ये आपको याद ना रह पाए, दूसरा नाम याद रखिए बाल्टीमोर। खूब सारा बाल्टी याद रख लीजिए, बाल्टी, घर में बाल्टी है, बाल्टी और मोर, खूब सारी बाल्टी। तो इसी दोनों साइंटिस्ट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ढूंढा। कहां ढूंढा? रेट्रोवायरस पे, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। अब थोड़ा गूगल पे सर्च करना और इन दोनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना ना, तो उन्होंने बोला देखो सेंट्रल डोग्मा ऐसा नहीं चलता यूनिडायरेक्शनल, सेंट्रल डोग्मा के कुछ प्रोसेस बाई डायरेक्शनल भी हैं। तो आप कहते हो डीएनए से आरएनए केवल बनता है? नहीं, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। क्वेश्चन पेपर में ये आएगा। आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या प्रोटीन से आरएनए बन सकते हैं? क्या प्रोटीन से आरएनए बन सकते हैं? क्या रिवर्स ट्रांसलेशन हो सकता है? क्या रिवर्स ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? आप बोलना आज तक किसी साइंटिस्ट को रिवर्स ट्रांसलेशन नहीं मिला। आज तक किसी भी साइंटिस्ट को प्रोटीन से आरएनए बनाने के फीचर्स आज तक नहीं पी, इसलिए आरएनए से प्रोटीन यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं। हाँ, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, ये बेटा बाई डायरेक्शनल है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रॉब्लम है कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे हो। ट्रांसलेशन का मतलब मैंने बोला ये आपका मेनली एमआरएनए है, जिसे आप मैसेंजर आरएनए कहते हो, इस पे मैसेज छुपा है। इस एमआरएनए को राइबोसोम बैठेगा और प्रोटीन बनाएगा, इसी को आप ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस बार नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर तुमने नीट का पेपर इस बार देखा होगा या देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था कि ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो कितने स्टेप में हो रहा है। जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो कितने स्टेप में हो रहा है, और एनसीईआरटी से अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। तो आप बोलिएगा 5। ट्रांसलेशन में हम लोग कितने स्टेप पढ़ेंगे? 5 स्टेप पढ़ेंगे। और याद रखना ये बेटा थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसे लूज मत लेना। जो तुम्हारा गुण है, मन हुआ पढ़े, नहीं हुआ नहीं पढ़े, ठीक है। तो बेटा एग्जाम में ट्रांसलेशन आ गया तो लिखोगे क्या? बोर्ड तो दोगे ना, कि बोर्ड में भी फेल होना है, ठीक है। नीट का मान सकते हैं अगले साल तैयारी करोगे, बोर्ड का तो इसी बार देना है, 2 महीने तो बचे ही है। और ट्रांसलेशन आ गया तो ये खतरनाक है। तुम्हें अगर लग रहा है कि लास्ट दिन थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो बेटा लड्डू याद रखना, लड्डू मार्क्स आ जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। इसलिए बी फोकस। ट्रांसलेशन में बच्चा आपको 5 स्टेप आएंगे, ठीक है, आराम से समझते। सबसे पहले होगा ट्रांसलेशन में एमाइनो एसिड के चेन आपस में जुड़ते हैं। ये एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, जो एमाइनो एसिड है आपस में जुड़ते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और ये प्रोटीन कहलाएगा। एमाइनो एसिड के चेन आपस में जुड़ना, इसी को प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्योंकि एमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड जो बना पेप्टाइड बॉन्ड है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक से ज्यादा पेप्टाइड है तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड भी कह देते हैं या प्रोटीन कह देंगे, तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले तो आपको एमाइनो एसिड चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होता है कि एमाइनो एसिड को आपको करना पड़ता है एक्टिवेट, इसलिए इसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। सेल के अंदर जो लाखों एमाइनो एसिड है, सभी एमाइनो एसिड को आपको एनर्जी खर्च करना है। देखो नाम ही एक्टिवेशन, एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। इसमें गांठ बांध लो, इसके लिए चाहिए बच्चा आपको एनर्जी, एटीपी। क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। जितने भी एमाइनो एसिड है सबको एक्टिवेट कीजिए। सर कैसे होगा? हम लोग करेंगे, डिटेल से करेंगे, टेंशन नहीं। जब एमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया, जब मान लीजिए ये एमाइनो एसिड था,
एनर्जी के हेल्प से वो बच्चा एक्टिवेट हो गया, वो बच्चा एक्टिवेट हो गया। अब हो गया ए फॉर एक्टिवेट, एनर्जी दिया, एमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो लिखेगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान से पिक कीजिएगा, और यही इस बार नीट का क्वेश्चन भी था। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, बोले ये क्या होता है, तो मैं कहूंगा चार्ज करना है, टीआरएनए को चार्ज कर देना, लोड कर देना। बोले मतलब ये है सिंपल भाषा में, ये आपका टीआरएनए, मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया टीआरएनए, ये मान लेते ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और ये जाकर के जुड़ जाएगा एमाइनो एसिड से, एमाइनो एसिड से जुड़ गया, तो एमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया, तो इसी को कहते हैं चार्जिंग टीआरएनए, और इस टीआरएनए को आप कहेंगे चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। टीआरएनए कैसा हो गया, चार्ज हो गया, या इसी को कहेंगे लोडेड टीआरएनए, उस पे एमाइनो एसिड लोड हो गए। बोले सर अब कहां जाएगा, अब रियल में बच्चा आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले ये स्टार्टिंग था, यानी कि हमने ट्रांसलेशन में रियल में 3 काम करने, लेकिन उससे पहले हमें 2 प्रिपरेशन करना। ये प्रिपरेशन नंबर 1 है और ये बेटा प्रिपरेशन नंबर 2 है। पहले हमें प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन कर लिया, अब रियल में हमें ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है। तो हमने ट्रांसलेशन को पहला स्टेप कहेंगे इनिशिएशन, इनिशिएशन ना, इनिशिएशन। ठीक है भाई, यहां पर जगह नहीं है, हम लोग थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोगों का होगा इलोंगेशन, फिर होगा इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन, इलोंगेशन, एंड द लास्ट वन होगा टर्मिनेशन, एंड द लास्ट वन इज द टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो ओवरऑल देखिए 5 स्टेप आपके हो गए, ओवरऑल आपके 5 स्टेप हो गए। हाँ, एकदम सिंपल सा भाषा है कि आपके सेल में हजारों एमाइनो एसिड थे, उस एमाइनो एसिड को आप एनर्जी के थ्रू एक्टिवेट करो, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, उस एमाइनो एसिड को आप टीआरएनए के ऊपर डाल दीजिए, इट इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब रियल में ट्रांसलेशन क्या होगा, रियल ट्रांसलेशन जो बेटा ये 3rd नंबर है इनिशिएशन, 4th नंबर है इलोंगेशन, और 5th नंबर है टर्मिनेशन। रियल ट्रांसलेशन इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में 3 ही में होगा, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन के नाम पे 2 स्टेप और ले लेते, फर्स्ट और सेकंड। तो आप 5 ही याद रखिए, एक्टिवेट करना, फिर टीआरएनए को क्या करना, चार्ज करना, फिर इनिशिएशन कराना, फिर इलोंगेशन कराना, फिर टर्मिनेशन कराना। तो देखते कैसे होगा। तो सर किसका आप ट्रांसलेशन करा रहे हो, बोलेंगे हाँ उस वर्ड को कहेंगे, बच्चा ध्यान से सुनना, जिस चीज का ट्रांसलेशन होगा उसे कहेंगे ट्रांसलेशन यूनिट। जैसे आपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो अब हम जिस पार्ट का ट्रांसलेशन होने वाला है उसे कहेंगे ट्रांसलेशन यूनिट। ठीक है, ट्रांसलेशन यूनिट कौन है, तो बोलेंगे कि एमआरएनए को ही ट्रांसलेशन यूनिट कहते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद है प्रोकैरियोट में एमआरएनए थोड़ा अलग होता है, यूकैरियोट में एमआरएनए थोड़ा अलग होता है, और तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेशन यूनिट का फिगर बनाइए या बच्चा आपको एमआरएनए का फिगर बनाइए। ये बोर्ड में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एमआरएनए का फिगर बनाना है। ठीक है भाई, एमआरएनए को ही हम ट्रांसलेशन यूनिट कहते हैं, एमआरएनए को ही ट्रांसलेशन यूनिट कहते हैं क्योंकि इसी का ट्रांसलेशन होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ट्रांसलेशन यूनिट में ये एमआरएनए हो गया, याद देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका एमआरएनए।
इज द mRNA। आराम से लिखिए, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, लिख दिया। इस mRNA पे बहुत सारे सीक्वेंस होंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पास CCC मान ले, UUU मान ले, AUG मान ले, ठीक है, GUG मान ले, GAG मान ले, और UAA मान ले, UAA मान ले। ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, mRNA पे राइबोसोम आएगा, राइबोसोम स्कैन करेगा, पहले पूरा देखेगा ये कहां से स्टार्ट कराना है। तो देखिए, जब भी राइबोसोम स्टार्ट कराएगा वो तो बच्चा AUG से स्टार्ट कराएगा, क्योंकि यही स्टार्ट कोडॉन है, यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट कोडॉन हो गया, यहीं से स्टार्ट होगा, CCC से नहीं होगा। राइबोसोम स्कैन करता है, पहचानता है, पहला AUG है, नहीं है, आगे बढ़ा, AUG है, नहीं है, आगे बढ़ा, AUG है, नहीं है, आगे बढ़ा। जैसे ही AUG मिला, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो GUG, फिर GAG, आगे बढ़ते गया, और जैसे ही उसे मिलेगा UAA स्टॉप कोडॉन, जैसे ही उसे मिलेगा UAA स्टॉप कोडॉन इसे कहते हैं, वहां जाके रुक जाएगा, वहां जाके रुक जाएगा। तो CCC स्टार्टिंग वाले को नहीं करना है ना। अब बोलेंगे हमने कहां से स्टार्ट किया, तो सर हमने AUG से स्टार्ट किया है, और सर UAA पे जाके एंड कर दिया। तो जहां से आपने स्टार्ट किया बच्चा, जहां से आपने स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया, उसे पहले वाले पार्ट को देखो, क्या ये पार्ट ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट होगा? थोड़ा लॉजिकल। क्या बच्चा CCC वाला कोडॉन, UUU वाला कोडॉन, क्या ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट होगा? अब बोले सर नहीं होगा। इसी को एनसीईआरटी ब्लैक पॉइंट में लिख देगा UTR, इसी को एनसीईआरटी ब्लैक पॉइंट में लिखेगा UTR। बोले सर क्या मतलब? बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। अनट्रांसलेटेड रीजन, वो जगह, वो रीजन जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ना हो, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्लियर तो है? एनसीईआरटी में देखिएगा ब्लैक पॉइंट में मिल जाएगा अनट्रांसलेटेड रीजन। स्टार्ट कोडॉन से पहले ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो इसी को कहते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। सर फायदा क्या है? सर फायदा क्या है? इसी अनट्रांसलेटेड रीजन से, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन से वो राइबोसोम से अटैच होगा, राइबोसोम से अटैच होगा, और राइबोसोम जब अटैच होगा, राइबोसोम से अटैच होगा, तभी तो ट्रांसलेशन रियल में होगा। राइबोसोम अगर बाहर निकल गया तो राइबोसोम से कैसे अटैच होगे? तो बोलेंगे UTR है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन, उसके थ्रू अटैच होंगे, और ये स्टेबिलिटी देगा। UTR क्या देगा? राइबोसोम से अटैच करेगा, स्टेबल कराएगा, और स्टेबल रहेगा तभी तो ट्रांसलेशन अच्छे से होगा, स्मूथली होगा, आसानी से होगा। तो एनसीईआरटी में लिखेगा इंक्रीज इफिशिएंसी, ट्रांसलेशन की इफिशिएंसी को बढ़ाएगा। कैसे भाई? तो राइबोसोम से अटैचमेंट में हेल्प करेगा, राइबोसोम से अटैच हुआ तो स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी होगी तभी तो आसानी से ट्रांसलेशन होगा, तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये याद रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में UTR का फंक्शन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से याद रखिएगा। बोले ठीक है सर। 3 डैश पे आते हैं, क्या सर इधर भी होगा? एकदम होगा। यहां पास भी कोई सीक्वेंस है, मान लो ये 3 डैश है, यहां पास भी कुछ सीक्वेंस होगा ना, जैसे CCC यहां पास भी हो सकता है, GGG यहां भी हो सकता है, UUU हो सकता है भाई। तो ये भी तो अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये भी तो बच्चा अनट्रांसलेटेड रीजन है। तो आपके स्टार्ट कोडॉन से पहले ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो आपके स्टॉप कोडॉन है उसके बाद भी ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये भी बेटा UTR है, ये भी बच्चा UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये भी क्या है बेटा? UTR है। ये 5 डैश का UTR है, 5 डैश का UTR है, और ये किधर है? 3 डैश पे। तो ये याद रखिएगा। और सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट,
हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया सर? हमने यूकैरियोट्स का एमआरएनए बनाया, हमने प्रोकैरियोट्स का नहीं बनाया, यूकैरियोट्स का बनाया। और जब बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है बोलेगा यूकैरियोट में सर आपने भूल गए, यूकैरियोट्स के अंदर में सर यहाँ पास कैप भी होता है। हम यूकैरियोट से सर वहां कैपिंग हुआ था, यहाँ पर कैप भी जोड़ देंगे और यहाँ पर सर टेल भी जोड़ देंगे, टेल भी जोड़ देंगे, हो गया बच्चा आपका, यही आपका मैच्योर एमआरएनए। तो बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। तो आपको प्रोकैरियोट्स का अगर बनाने आया तो आप में कैप भी जोड़िएगा, उसमें बेटा टेल भी जोड़िएगा, उसमें आपको स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट करना है, उससे पहले वाला अनट्रांसलेटेड रीजन, स्टॉप कोडॉन के बाद वाला अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये हमेशा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है ना। एमआरएनए का स्ट्रक्चर आप बनाइए, एमआरएनए का स्ट्रक्चर बनाइए तो बहुत ही आसानी से पेपर में बना के आना है। हाँ, तुम जो भी गाइड फॉलो करते हो वहां पर देखो बार बार क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। तो बोलने बहुत आसान है, बहुत आसान है। एमआरएनए का बच्चा हाइपोथेटिकल ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये 5 डैश बना दो, ये 3 डैश बना दो, खत्म कर कहानी। अपने मन से सीक्वेंस बना दीजिए, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, होगा होगा होगा, लेकिन आपको स्टार्ट तो बच्चा AUG से करना है, AUG से करना है। और कहां तक ये कहानी चलेगी सर? यहां चलेगी स्टॉप कोडॉन तक, UAA तक। सर स्टॉप कोडॉन केवल UAA हो सकता है? नहीं, मैंने आपको 3 बताए हैं, UAG भी हो सकता है, UGA भी हो सकता है और UAA भी हो सकता है। कोई भी 3 में एक स्टॉप कोडॉन में आ सकते हैं। ये पार्ट सर, ये पार्ट क्या है ये बता दो वापस से, रेड वाला पार्ट ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसे UTR कहेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये पार्ट ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसे भी बेटा UTR कहेंगे। ठीक सर, हम तो यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स में 5 डैश पे कैप होता है और स्मार्ट बच्चा को मालूम होगा कैप किस चीज से बना है, और 3 डैश पे टेल होता है। 3 डैश पे क्या होता है? टेल होता है। और जो बच्चा मैंने बहुत अच्छे से बताया टेल में क्या होते हैं, कुछ बताया था 200 से 300 एडेनिन होता है, याद करो। और कैप में क्या होता है सर? एक अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस, कुछ सर गुआनिन होते हैं। और एनसीईआरटी में सर यहाँ पर 3 फॉस्फेटोएसिड भी लिख दिया था, हमें पता नहीं सर, यहाँ पर MET करके लिखा था, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करके। तो ये बच्चा आपका यूकैरियोट्स का एमआरएनए हो गया, इसी को आप ट्रांसलेशन यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसी का ट्रांसलेशन होने वाला है। सर प्रोकैरियोट्स का कैसा होगा? सर प्रोकैरियोट्स का कैसा होगा? तो कुछ नहीं है, प्रोकैरियोट में कैप हटा दीजिए, प्रोकैरियोट्स में टेल हटा दीजिए, कहानी को खत्म कीजिए। याद करो बच्चा, बहुत अच्छे से समझाया था। प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन का हटना नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में कैप नहीं बनते, प्रोकैरियोट्स के अंदर में टेल नहीं बनते। बहुत अच्छे से बताया है, कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। कैप नहीं होगा, टेल नहीं होंगे, और इंट्रॉन जो निकलता है बच्चा स्प्लाइसिंग, वो भी नहीं होता। हाँ, तो मैंने तो सिंपल बना दिया, देख लीजिए, ये हो गया आपका प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन यूनिट। ट्रांसलेशन यूनिट क्वेश्चन क्या आएगा? आपको एमआरएनए दे रखा होगा, पिछले क्लास में भी बोला था कि आपको एमआरएनए गिवन होगा, अपने मन से मत स्टार्ट कर देना यू से, बेटा गलत हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, आज भी बोलता हूं, यहाँ GAG दे रखा है, यहां नहीं होगा। जब भी स्टार्ट होगा तो आपको बच्चा राइबोसोम स्कैन करता है, आगे बढ़ता है, और जहां AUG होगा तो वहीं से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस। सर ये वाला नहीं हुआ, ये वाला पार्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो सर ये वाला पार्ट तो छूट गए ना। इसी को तो कहा एमआरएनए का वो पार्ट जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसी को UTR कहेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन कहेंगे, यही तो बोला बच्चा। अब होगा आगे में कुछ हो कुछ हो कुछ हो, यहां पर आ गया UAA, तो यहां पर रुक जाइए, स्टॉप कर दीजिए।
सर आगे में नहीं होगा। अरे यही तो बोला बच्चे, सर आगे में CCCA नहीं होगा, GGA नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आगे में क्यों होगा? जब आपकी गाड़ी यहाँ पर आई, आप यहाँ पर बैठ गए और यहाँ बेटे स्टेशन पे उतर गए, तो यहाँ क्यों जाओगे? किस लिए जाओगे? अब छपरा से चले, पटना में उतर गए, तो सर इलाहाबाद में नहीं आएंगे। अरे भाई पटना में उतर गया, आप कहाँ इलाहाबाद का दूसरा जहाज पकड़ोगे? तो ये बेटा यहाँ नहीं होगा, ये भी UTR है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना है अपने मन से। चलिए, तो मैं आज बहुत सारा बेसिक आइडिया दे देता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, चीजों को समझिए, रट्टा मत मारिए, ध्यान से सुनिए। मैंने इधर बच्चा लोग थोड़ा सा बीच से करता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर मैंने बनाया है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया को मानते हैं, प्रोकैरियोट्स मेनली बैक्टीरिया को कहते हैं। और इधर मैंने बनाया है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट भी आता है, एनिमल भी आते हैं, फंगस भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है। पढ़ा है ना 5 किंगडम। केवल मोनेरा जो किंगडम है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। तो इधर मैंने लिख दिया यूकैरियोट्स, इधर मैंने लिख दिया प्रोकैरियोट्स। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर फ्लूइड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल तो होगा, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, उनके अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल तो होगा। बच्चा जो गड़बड़ करता है, फोकस करना, तो इस लेक्चर को वापस से सुनना। आज मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो बेटा डायरेक्टली बोर्ड में और नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पूछा गया। बच्चों को ये लगता है कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है और यूकैरियोट थोड़ा एडवांस है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नहीं, मैंने हमेशा बोला है प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, डीएनए तो बेटा 2 ही धागा का होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। तो पहला चीज तो क्लियर रखिए, प्रोकैरियोट्स का डीएनए हो या यूकैरियोट्स का डीएनए हो, दोनों डबल स्टैंडर्ड होंगे। तो सर सिंगल स्टैंडर्ड कहां होता है? सर सिंगल स्टैंडर्ड कहां होता है? मैंने बोला था कि कुछ वायरसेस में, जैसे कि फाज 174, यही क्वेश्चन तो लगातार पूछा गया है, इनके अंदर में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। और एक है बच्चा M13। एनसीईआरटी में केवल और केवल फाज 174 दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में केवल एक ही दे रखा है, M13 का नाम ही नहीं है। अगर नहीं चाहते हो याद करना, मत याद करो, हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके अंदर और बैक्टीरिया के अंदर में जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड कुछ कुछ बच्चा वायरस में पाया जाता है, फाज 174 में, जो एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए, एक M13 और याद कर सकते हो। सेकंड, सर हमारे डीएनए पे कैसा चार्ज है? सर हमारे डीएनए पे कैसा चार्ज है? दुनिया का कोई डीएनए हो, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। सर क्यों? दुनिया का कोई भी डीएनए हो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। सर क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फेट आयन होता है। डीएनए पे निगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर होता है फॉस्फेट आयन। नोट कीजिएगा, मैंने जो बोला आज का जो लेक्चर मैं करा रहा हूं वो एक्चुअली में कई सारे चैप्टर को मिक्स करेगा और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। तो इस लेक्चर को वापस से रिकॉर्डेड वाले फॉर्म को जरूर देखना। तो ठीक है, आपकी मर्जी। दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो सर न्यूट्रलाइज नहीं होगा? होगा। इसलिए हमारे अंदर में बेटा, हम लोग यूकैरियोट से, हमारे अंदर में हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाएगा। हमारे अंदर में जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाएगा। हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है। आप बोलोगे सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मैंने भी पढ़ा है,
हमारे हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि हिस्टोन नाम के प्रोटीन में ऐसे अमाइनो एसिड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन एक प्रोटीन है और प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से। तो इनके अंदर में लाइसिन और अर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसके चलते उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो बेसिक नेचर का हो जाएगा और वो इस निगेटिव चार्ज को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और अर्जिनिन नाम का एमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में, ऐसा नहीं केवल लाइसिन और अर्जिनिन, ज्यादा अमाउंट में है। लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए को न्यूट्रलाइज कर देगा। सर बैक्टीरिया के अंदर में बेटा हिस्टोन नहीं होता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोन फ्री डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर में हिस्टोन नहीं होते, हिस्टोन फ्री डीएनए कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लोग बोलते हैं कि इनका जो डीएनए ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये बेटा नेकेड है, क्योंकि इसमें हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं है। तो बोलेगा सर अपने आप को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? न्यूट्रल तो बनना पड़ेगा ना, हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन फ्री डीएनए पाया जाता है। बोले ठीक, याद रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा सर तो कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? तो उनके जगह पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है पॉलीएमाइंस। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉलीएमाइंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रोकैरियोट पी फॉर पॉलीएमाइंस, जिससे अपने आप को वो न्यूट्रलाइज करेंगे, पॉलीएमाइंस पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे अंदर पॉलीएमाइंस की जगह हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स और हमारे अंदर में मेन डिफरेंस सभी को आता है। सर क्या? प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो डीएनए है बच्चा, ये डीएनए जो है पॉलीएमाइन से जुड़ गया ना और क्रोमोसोम बनाएगा। तो एक तो रियल क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं। जो भी है, जो इनका क्रोमोसोम बना बच्चा वो सर्कुलर शेप का होगा, या तो डीएनए बोलिए या तो इनका क्रोमोसोम बोलिए, ये बेटा सर्कुलर शेप का होगा और नंबर वाइज हमेशा एक ही होंगे। दो चीज मैंने बोला, ये नंबर वाइज बेटा एक ही होंगे और शेप वाइज सर्कुलर होंगे। अगर आप हमारे अंदर की बात करते हो, हमारे क्रोमोसोम की बात करते हो, तो हमारा क्रोमोसोम जो होता है बच्चा, आप सभी को मालूम है, आपने बचपन से ऐसा ही क्रोमोसोम का फिगर देखा है ना, क्लास 11th में ही पढ़ा है। तो क्रोमोसोम कैसा है देख लीजिए, लीनियर है बच्चा, लीनियर, लंबा है ना। और इसी के अंदर कौन बैठा हुआ है? डीएनए बैठा हुआ है। तो डीएनए बोले या क्रोमोसोम बोले तो बोलिएगा लीनियर है। सर हमारे अंदर क्रोमोसोम, यूकैरियोट में लाखों ऑर्गेनिज्म होते हैं, दुनिया में कोई भी यूकैरियोटिक है, क्रोमोसोम नंबर बेटा एक से तो ज्यादा होगा, एक से तो ज्यादा ही होगा। प्रोकैरियोट्स बोलेगा एक होगा, सर्कुलर होगा, हिस्टोन फ्री होगा। हम बोलेंगे एक से ज्यादा होगा, लीनियर होगा और हिस्टोन से जुड़ा होगा। सर यूकैरियोट में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कहां पाए जाते? ये पहले चैप्टर में दे रखा है बच्चा, पहला जब चैप्टर पढ़ोगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां आएगा। कोई प्लांट है ओफियोग्लोसम, उसमें 1260 क्रोमोसोम है, 1260 क्रोमोसोम है। तो उसे में मुझे नहीं जाना सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, अभी मुझे नहीं जाना, मुझे इस चैप्टर पे रिलेट करना है। ठीक है, वहां मिल जाएगा 1260 क्रोमोसोम एक प्लांट में पाया जाता है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे मतलब है प्रोकैरियोट्स के अंदर में और यूकैरियोट्स के डीएनए में डिफरेंसेस। तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, दे आर वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी को मालूम है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसलिए हमारे डीएनए को कवर्ड कहते हैं। देख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर है कवर्ड डीएनए, बाहर में कपड़ा वड़ा पहने हुआ है। क्या बच्चा यहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं नेकेड होता है। ये क्या है बच्चा? नेकेड है, इनका डीएनए नेकेड है। ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है, इसलिए अनस्टेबल है। ये डायरेक्टली बेटा साइटोप्लाज्म में, इसलिए बेटा अनस्टेबल है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, तोड़ सकते हैं उन्हें। हम लोग तो बेटा आराम से, देखो साइटोप्लाज्म बाहर है, हम अंदर में बैठे हुए, हमारा डीएनए अंदर में बैठा हुआ है। बीच में कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसलिए प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है। इसलिए इस डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन का अमाउंट ज्यादा पाया जाएगा। याद करो बच्चा, गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते, वो ज्यादा मजबूती देगा। हमारा डीएनए 80 रिच होगा, एडेनिन और थाइमिन से जुटेगा, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो वीक होंगे। अगर दोनों से पूछा जाए हमारा डीएनए और उनका डीएनए मजबूत किसका है, बोलेगा देखो उनको प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा ना, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, इसलिए उनके डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन बेटा ज्यादा होते हैं, और हमारे अंदर एडेनिन और थाइमिन का अमाउंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए आपको मैंने एक बहुत अच्छा सा बताया था, पता नहीं तुम लोग महानुभव लोग हो, याद है कि नहीं है पता नहीं। मैंने आपको बताया था बच्चा, एक वर्ड आता है A+T/G+C रेशियो। हाँ, A+T/G+C रेशियो, इसी को बेस रेशियो कहते हैं। A+T/G+C रेशियो को बेस रेशियो कहते हैं। प्रोकैरियोट में जीसी का अमाउंट ज्यादा है, G+C का अमाउंट ज्यादा है, ए और टी कम है, इसलिए इनमें बेस रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, क्योंकि G+C ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा, 80 कम है, तो बेस रेशियो 1 से कम आएगा बच्चा। जैसे 0.93 आ गया, जैसे कोई इक्वल ले लिया, उसका बेस रेशियो क्या? 0.93। हमारे अंदर सर, हमारे डीएनए में तो A+T का अमाउंट ज्यादा है सर, G और C तो कम है, इसलिए हमारे अंदर जो बेस रेशियो आता है मोर देन 1 आता है। जैसे इंसानों के अंदर हम लोग यूकैरियोट्स है 1.52, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है ना, क्योंकि हमारे अंदर A+T का अमाउंट ज्यादा है। देखो बेटा, नेचर यही इवोल्यूशन है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए आसानी से टूट सकता था, क्यों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इसलिए इसलिए उनके डीएनए को आपको स्टेबल बनाने के लिए G एंड C का अमाउंट ज्यादा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, ध्यान से सुनिए। एक मिनट मुझे जगह थोड़ा सा दे दीजिए तो मैं और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से रिलेट करिएगा हर पॉइंट्स को। सर, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहां होगा? सर, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। अरे भाई साहब, यहां एक ही कंपार्टमेंट है, साइटोप्लाज्म, यहाँ एक ही कंपार्टमेंट है, एक बाहर में सेल मेम्ब्रेन है और अंदर में एक ही कंपार्टमेंट है, साइटोप्लाज्म, वही रेप्लिकेशन करेगा और वही इनका होगा बच्चा ट्रांसक्रिप्शन, वही डीएनए से बनेंगे आरएनए और वही बनेंगे प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन। ध्यान से, इनके अंदर और कुछ है ही नहीं, इनके अंदर में रेप्लिकेशन जो होगा वो कहां होगा, याद रखिए, तो सर वो होगा साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म, सभी के सभी प्रोसेस साइटोप्लाज्म। और ये नीट में क्वेश्चन आएगा, ये बताइए हम यूकैरियोट्स, हमारे अंदर में रेप्लिकेशन कहां चलेगा? बताइए, हमारे अंदर में रेप्लिकेशन कहां चलेगा, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर? बहुत आसान क्वेश्चन, न्यूक्लियस के अंदर होगा या न्यूक्लियस के बाहर होगा?
तो बोलेंगे सर न्यूक्लियस के अंदर दिख तो रहा है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, कहां होगा बताइए। डीएनए से ये हरा वाला आरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन किया, कहां किया? बोले सर ये भी हमने न्यूक्लियस के अंदर किया। अब ये आरएनए बाहर निकलेगा, सर बाहर कैसे निकलेगा? इसलिए आपको न्यूक्लियर पोर बनाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर पोर बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर बनाए जाते हैं, जिससे कि आरएनए बाहर आ सके। बाहर में वो राइबोसोम से जुड़ेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो याद रखिएगा ट्रांसलेशन जो है, प्रोटीन जो बना ट्रांसलेशन, वो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो याद रखिएगा रेप्लिकेशन कहां हुआ, वापस से रिपीट कीजिए, हमारे अंदर रेप्लिकेशन कहां हुआ? तो बोलेंगे सर न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन कहां हुआ? सर न्यूक्लियस के अंदर। और सर प्रोटीन कहां बना, प्रोटीन कहां बना? तो बोलेगा सर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, और राइबोसोम तो बाहर है। तो ट्रांसलेशन हमेशा, बच्चा ये क्वेश्चन कंफ्यूज कराता है, ट्रांसलेशन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। कभी कंफ्यूज नहीं करना है, कभी कंफ्यूज ही नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सर हमारे अंदर में सर ट्रांसलेशन केवल साइटोप्लाज्म ही होगा। देखिए हमारे अंदर में राइबोसोम, बच्चा लोग आपके, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन बनाएंगे। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना ट्रांसलेशन कर रहा है। अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड के अंदर अपना राइबोसोम है, वो भी अपना प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते, इसलिए कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस राइबोसोम पे भी प्रोटीन बनेंगे। तो सभी के सभी प्रोटीन देखिए, जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री है वो भी साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन कर रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कहां है, साइटोप्लाज्म में, वहां कर रहे हैं। तो सारा का सारा ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है, सारा का सारा बाहर हो रहा है। एक क्वेश्चन में पूछता हूं, एक क्वेश्चन में पूछता हूं, जो न्यूक्लियर पोर है बच्चा, यहां से मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा? थोड़ा सा दिमाग खोल करके बताइएगा। जो न्यूक्लियस है, डीएनए से आरएनए गया, बाहर गया, क्या कोई चीज बाहर से अंदर भी जाता होगा? क्या कोई चीज बाहर से अंदर भी जाता होगा? तो याद रखना है, अंदर में देखो ना, अंदर में सोचो, अंदर में बच्चा इस डीएनए को रेप्लिकेशन कराना है, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए से आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन कराना है, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुटना है, प्रोटीन तो बच्चा बाहर होते हैं, यही प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होगा, और यही एंजाइम या प्रोटीन अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो यूनिडायरेक्शनल केवल नहीं है, बाई डायरेक्शनल होगा। चीजें बाहर से अंदर भी ट्रांसफर होती है, प्रोटीन बाहर बनेंगे, अंदर जाएंगे, और आरएनए बाहर बन करके अंदर बन के बाहर जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान से सुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पे बात कीजिए। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन पे बात कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, एक लाइन और मैं कंप्लीट कर रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में देखिए, ये आपका सर्कुलर डीएनए, ये प्रोकैरियोट से ये सर्कुलर शेप का उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए या क्रोमोसोम, बोलिए आपकी मर्जी। यहां से बेटा डीएनए खुला,
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, डीएनए से आरएनए बन ही रहे, डीएनए से आरएनए बच्चा बन ही रहा है, डीएनए से आरएनए बन ही रहे, ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है, आरएनए बना और उससे बेटा राइबोसोम जाके जुड़ गया, अभी बच्चा ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है, डीएनए से आरएनए बन ही रहे हैं, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि राइबोसोम आके उससे जुड़ गया है और यहां ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गए, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी ये लाइन लिखेगी कि इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर। एनसीईआरटी में एक पॉइंट मिलेगा कपल्ड, दोनों एक साथ होता है, एक ही कंपार्टमेंट में होना है, डीएनए से आरएनए बना, राइबोसोम जुड़ा, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों प्रोसेस बच्चा एक साथ होता है, कपल्ड। अब यूकैरियोट्स का बताइए, तो बोले सर ये तो अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहा है सर, डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, फिर आरएनए बाहर निकलता है और सर वो राइबोसोम से जुड़ता है और वहां सर प्रोटीन बनते हैं, तो क्या एक साथ हो रहा है, क्या एक साथ हो रहा है? बोले सर नहीं, दोनों सर अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पे हो रहा है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बाहर जाएगा और वहां ट्रांसलेशन होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में सर डीएनए से आरएनए बनता नहीं है कि राइबोसोम उससे जुड़ता है और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है, तो दे आर कपल्ड टुगेदर। ये बच्चा आपकी एनसीईआरटी का लाइन है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही वर्ड पूछेगा, कपल्ड मतलब एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से बताना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वापस से मुझे बनाना पड़ेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो डीएनए है उनके अंदर में इंट्रॉन नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था, देखिए ये आपका प्रोकैरियोट्स का डीएनए, इन डीएनए के अंदर में बेटा कोई भी इंट्रॉन पार्ट नहीं, इसलिए मैंने कहा था इंट्रॉन फ्री डीएनए, इनके अंदर बेटा केवल एक्सॉन है, केवल एक्सॉन है, केवल एक्सॉन है, केवल एक्सॉन है। तो डीएनए से यहां डायरेक्टली एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया, ये हो गया बच्चा आपका प्रोकैरियोट्स। याद रखिएगा इंट्रॉन फ्री डीएनए, इनके अंदर में इंट्रॉन नाम का चीज नहीं होता, केवल होता है बेटा एक्सॉन। बोले सर एक्सॉन क्या होता है? जो प्रोटीन को कोड करने की बात करेगा, एक्सॉनिक पार्ट। लेकिन हमारे अंदर याद है आपको, अगर आपने पिछले क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा, तो हमारे अंदर में ये आपका न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं चीजें समझना है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में बैठा हुआ है ये डीएनए, डीएनए, हमारा डीएनए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, हमारा जो डीएनए है, जो जीन है, उसे कहते हैं स्प्लिट जीन। एनसीईआरटी में ढूंढिएगा, एक लाइन मिलेगा स्प्लिट जीन, और वहां पर जाकर के अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्प्लिट जीन। हाँ बोले सर मतलब स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, बोले मतलब क्या? यानी हमारे डीएनए में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो प्रोटीन को कोड करने की ताकत रखते हैं, एक्सोनिक पार्ट, एक्सोनिक पार्ट, और कुछ पार्ट प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता, इंट्रॉनिक पार्ट। तो प्रोटीन को कोड करने वाला पार्ट एक्सोनिक, वो बेटा टूटा हुआ है, बीच बीच में कुछ दूसरे लोग आ गए, इसलिए हमारे डीएनए में एक्सोनिक पार्ट तो ही है, साथ साथ इंट्रॉनिक पार्ट भी है, एक्सोनिक पार्ट भी है, इंट्रॉनिक पार्ट भी है। एक्सोनिक पार्ट बीच बीच में टूटा हुआ है क्योंकि इंट्रॉनिक पार्ट ऐड हो गए, स्प्लिट जीन। तो हमारे अंदर में जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये बच्चा आरएनए नहीं बनता, अभी एमआरएनए नहीं बनता। यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए नहीं बनते, यूकैरियोट्स में एक्चुअली में क्या होता है, एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन, बीच बीच में इंट्रॉन भी आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एमआरएनए ना बन करके बनता है एचएनआरएनए। याद कीजिए, हमारे अंदर बनता है बच्चा एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस
न्यूक्लियर आरएनए, हमारे अंदर में डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, हमारे अंदर में एचएनआरएनए बनते हैं। इसी को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। जो सबसे पहले बना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। बोले सर उसके बाद, अब सभी को आता है, उसके बाद में हम लोग 3 प्रोसेस करते हैं। उसमें हम लोग कैप को जोड़ते हैं, कैप को जोड़ते हैं जिसे आप कहते हो कैपिंग। आप टेल को जोड़ते हैं जिसे आप कहते हैं टेलिंग। और बाद में इंट्रॉन को हटा दिया जाता है जिसे आप कहते हो स्प्लाइसिंग। अब ये रियल में सारे इंट्रॉन हट गए, सारे इंट्रॉन हट गए और सारे एक्सॉन जुड़ गए। अब ये बना मैच्योर एमआरएनए। अब ये बना बच्चा एमआरएनए। अब बने हमारे अंदर में डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, हमारे अंदर में डीएनए से एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर वो कैपिंग में जाता है, टेलिंग में जाता है, फिर इंट्रॉन को हटा करके यानी स्प्लाइसिंग में जाता है, फिर वो एमआरएनए का रूप लेता है। फिर ये एमआरएनए बाहर जाएगा और ये राइबोसोम से जाकर के जुड़ता है और ये प्रोटीन बनाने का मशीनरी को स्टार्ट करते हैं। तो नीट के क्वेश्चन पेपर में आया था, बहुत आसानी से आंसर कर दीजिएगा। ये बताइए कि जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है या न्यूक्लियस के बाहर चल रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है या न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है, चलिए बताइए तो। जो स्प्लाइसिंग यानी इंट्रॉन का हटना वो न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है या न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। बोलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर देगा। इनसाइड न्यूक्लियस या आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, बोलिए फटाफट। जो स्प्लाइसिंग हो रहा है, इंट्रॉन जो हट रहे हैं वो न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है, एक ही, ठीक है। वो सभी को सिंपल सा है। अरे भाई साहब तुम लोग तो बोलोगे नहीं तो मुझे क्या मैं पढ़, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि बेकार बताना है, ठीक है। जब बोलना ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग सभी के सभी इनसाइड न्यूक्लियस हो रहे। अगर मैं पूछूं यहां स्प्लाइसिंग कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर, देख तो इस बार कोई तो होगा स्मार्ट बच्चा। प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग कहां हो रहा है, थोड़ा सोच समझ करके आंसर करना इसका। स्प्लाइसिंग कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर। अभी तो लग रहा है ना कि तुम लोग स्क्रीन में जाऊं और एक थप्पड़ लगाऊं। हाँ, संजना ने आंसर केवल करेक्ट दिया। अरे भाई साहब यहाँ स्प्लाइसिंग होता ही नहीं है, स्प्लाइसिंग होता ही नहीं है। किसी के घर में नॉनवेज बनता ही नहीं है तो मैं पूछूं कि किचन में बनता है, किचन के बाहर बनता है, तो तुम लोग महानुभाव से बाहर बनता है। किसी के घर में नॉनवेज नहीं बनता। हाँ, मैंने पहले बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होता। अब मैं पूछ रहा हूँ किसी के घर में नॉनवेज नहीं बनता, बता दिया। अब बोलो नॉनवेज कहाँ बनता है, किचन के अंदर या किचन के बाहर, तुम लोग महानुभाव किचन के बाहर है। रे भाई, अरे नहीं होता, ना कैपिंग होगा, ना स्प्लाइसिंग होगा, ना टेलिंग होगा, ये पहले ही मैंने बताया। इसलिए एनसीईआरटी ने नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, स्प्लाइसिंग कराने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसिंग कराने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम कहां चाहिए, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में। तो मैंने पहले ही बताया कि जो कैपिंग है, टेलिंग है, स्प्लाइसिंग है, ये सारा प्रोसेस जो है वो केवल यूकैरियोट्स का है। स्प्लाइसियोसोम कहां हेल्प करेगा, स्प्लाइसिंग में। तो स्प्लाइसिंग कहां होगा, आंसर इज द यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक और डिफरेंस को सीखिए, एक और डिफरेंस को सीखिए। प्रोकैरियोट्स में डीएनए से बनाना है आरएनए, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से बनाना है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट्स में भी डीएनए से आरएनए बनाना है, इसका भी नाम ट्रांसक्रिप्शन।
प्रोसेस तो सेम है ना। ठीक है, ध्यान से सुनिए। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। ये पहले भी आपको बहुत अच्छे से बताया। देखते हैं महानुभाव लोग, क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। यहां भी ट्रांसक्रिप्शन कराना है। एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हम यूकैरियोट्स हैं, हम थोड़ा एडवांस तो होंगे ना, एक बैक्टीरिया से तो थोड़ा एडवांस हो तुम। तो जो हमारे अंदर में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 तरह का है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3। लेकिन प्रोकैरियोट्स तो बेटा थोड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है हमसे। उसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। यही आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा एमआरएनए, यही आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यही आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा टीआरएनए। एक ही आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, वही सभी तरह के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। बोले ठीक है सर, याद है। अपने वाले केस में तुम्हें याद करो, मैंने एचएमटी घड़ी करके कुछ बताया था, एचएमटी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था एचएमटी को आरएमटी, उसको कन्वर्ट किया था आरएमटी में। तो जो पॉलीमरेज 1 है उसे बोला गया आरआरएनए बनाओ, पॉलीमरेज 2 है उसे बोला गया एमआरएनए बनाइए, और जो थर्ड है उसे बोला गया टीआरएनए बनाइए, उसे बोला गया टीआरएनए बनाइए। यहां पर तो ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन है जो हमेशा क्वेश्चन बनाया जाता है। आरआरएनए आपको बताया बेटा कई तरह के होते हैं, 28S 18S, कई तरह के होते हैं। उसमें से सारे 8 वाले 28S 18S 5.8 सारे बच्चा आरआरएनए वो पॉलीमरेज 1 ही बनाएगा। एक ही एक्सेप्शन था जो क्वेश्चन बनाया जाता है, 5S आरआरएनए जो था वो बच्चा बनाता था पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 3। तो स्टेटमेंट क्या था एक बार एग्जाम में, जितने तरह के आरआरएनए होते हैं वो पॉलीमरेज 1 बनाता है, एक्सेप्ट 5S आरआरएनए जो पॉलीमरेज 3 बनाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी बोलता है इसके अलावा एक आरएनए होगा एसएनआरएनए, ठीक है, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, वो भी पॉलीमरेज 3 ही बनाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल से लाइनिंग है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पढ़ोगे सेल वाले चैप्टर में भी, ठीक है, तो एक वर्ड आएगा बच्चा, क्लास 11th में भी पूछा गया था, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम बहुत ही आसान सा लाइन है, लेकिन हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। पॉलीराइबोसोम, इसी को कहते हैं पॉलीजोम, इसी को कहते हैं अर्गोसोम। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डीएनए ने एमआरएनए बनाया, डीएनए से बने एमआरएनए, ये एमआरएनए 5' और ये बेटा 3'। देखिए नाम में क्या लिखा है, पॉली राइबोसोम। अब मीनिंग पे जाइए, इस एमआरएनए से एक राइबोसोम आया, बाइंड किया, प्रोटीन बनाया। ये आगे बढ़ते जा रहा है कि दूसरा एक राइबोसोम आकर बाइंड कर गया, वो भी प्रोटीन बना रहा है। एक और राइबोसोम आगे बाइंड कर गया, वो भी बना रहा है। एक और राइबोसोम वो भी बाइंड कर गया, वो भी प्रोटीन बना रहा है। अब बताइए, इस राइबोसोम से एक से ज्यादा राइबोसोम, इस एमआरएनए से एक से ज्यादा, 1 2 3 4 बना दिया मैंने। अगर एक एमआरएनए से एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए तो उसी को कहते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, जो मेनली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जो मेनली बच्चा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर में 3 लाइन याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं पाए जाते, पॉलीएमाइंस पाया जाता, पॉलीएमाइंस पाया जाता है, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस।
पी फॉर प्रोकैरियोट, एक लाइन बताऊंगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एनसीईआरटी में ब्लैक कलर से लिखा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन देखते हैं आज हो गया तो ठीक है। और तीसरा बच्चा अभी पढ़ाया आपको पॉलीराइबोसोम, तो ये याद रखिएगा, पॉलीराइबोसोम ना। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेटा मेन डिफरेंस पे काम करना है आपको, तो कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर में मैं पूछता हूं, सिंपल आंसर करना, क्योंकि मैंने पहले बताया ये प्रोकैरियोट्स है। बताइए प्रोकैरियोट्स में कैसा राइबोसोम होगा, 70s और 80s, और ये बच्चा यूकैरियोट्स है। चलिए पहले आंसर कीजिए, प्रोकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम पाए जाएंगे, 70 और 80, 70 और 80, बोलिए 70 पाए जाएंगे या 80 पाए जाएंगे। तो बोले सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता है, फर्जी क्वेश्चन है। तो आंसर सर 80 तो नहीं पाए जाते सर, केवल 70 पाया जाता है, 70 पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोट में अगर क्वेश्चन आ गया कौन पाया जाएगा, 70s और 80s, मैंने पहले बताया है, तो इस बार तो गड़बड़ ना करना तो बेटर है, ना करना, गलती नहीं करना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। ए रे भाई सर मैं फोड़ लूंगा, अरे भाई हमारे अंदर दोनों हैं, बोथ, हमारे अंदर में दोनों तरह के राइबोसोम, ये मैंने पहले भी बताया था, तुम लोग तो महानुभाव हो रे भाई। हाँ अब हाँ सर याद आ गया, अरे एग्जाम में यही गलत करके आओ तो डॉक्टर की जगह नर्स बन जाना। अभी बोला हाँ सर बन गए, तो यही में नर्स बनते, डॉक्टर और नर्स बनना कोई नहीं, डॉक्टर कंपाउंडर एक ही लोग बनते, जो बेटा जिसको याद है वो डॉक्टर बनेगा, याद नहीं सर भूल गए थे तो बन जाए कंपाउंडर। हाँ तो डॉक्टर और नर्स बनने में यही डिफरेंस है, ठीक है, कि बेटा याद दिमाग का बत्ती खोलो। ये आपका न्यूक्लियस, कितने बार बताया है, ये डीएनए, ठीक है। हमारे अंदर में दोनों तरह के राइबोसोम होंगे, हमारे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है ये फ्री राइबोसोम है, ये फ्री राइबोसोम है, ये 80s होगा। हमारे अंदर में ये बच्चा अभी बताया था ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस से राइबोसोम जुटा है, ये भी 80s है, ये भी 80s है। लेकिन इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में यहां पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम 70s है। इस प्लास्टिड के अंदर में जो राइबोसोम है वो 70s है, तो हमारे अंदर 70s भी है और हमारे अंदर में 80s भी है, ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं कि हमारे अंदर में डीएनए कैसा शेप का है, कैसा शेप का है। तो आपको मैंने बताया, खुद बताया कि प्रोकैरियोट्स में जो भी डीएनए होगा उसके दोनों एंड आपस में जुड़ जाएंगे और वो सर्कुलर हो जाएगा। देखिए ऐसे, हमारे अंदर तो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है और इसी के अंदर में डीएनए है तो लीनियर। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है उसके अंदर सर्कुलर होगा, जो प्लास्टिड का डीएनए है उनके अंदर सर्कुलर शेप का होगा। इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको देखो बच्चा, ये प्रोकैरियोट से बहुत ज्यादा सिमिलर दिखता है। प्रोकैरियोट्स में 70s, इनके अंदर भी 70s। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स के मेम्ब्रेन पे पोरीन्स पाए जाते हैं, लार्ज बड़े सब्सटेंस को इनटेक करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे भी पोरीन्स पाया जाता है, तो ये माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है ना, वो बच्चा एक्चुअली में बैक्टीरिया का ही इवॉल्व फॉर्म है। यानी ये एक यूकैरियोटिक सेल था, ये एक यूकैरियोटिक सेल था, इसमें न्यूक्लियस वगैरह बन चुके थे और एक बैक्टीरिया आके यहां रहने लगा, एक बैक्टीरिया यहां आके रहने लगा, इसके अंदर में रहने लगा। बोले रहने की जगह दे दो, बदले में हम एटीपी वगैरह बना देंगे तुम्हारा। और यही बैक्टीरिया आगे में चल करके बच्चा रहते 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 यही बैक्टीरिया
कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माना जाता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वो एक्चुअली में बैक्टीरिया थे, तुम्हारे अंदर आ गए और वही कन्वर्ट हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। सर क्या आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होता है तो प्रोकैरियोट में भी 70s होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो यहां भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम, यहां भी 70s। सर्कुलर डीएनए दोनों में, और दोनों में पोरीन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। दोनों बाइंड्री फिजन से, बच्चा याद रखना, बैक्टीरिया बाइंड्री फिजन से तो डिवाइड करता है, सबको आता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया वो मर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करता है थ्रू द बाइंड्री फिजन। इसे प्रूफ होता है कि ये एक्चुअली में उसी का इवॉल्व फॉर्म है। तो याद रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में एक और जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, उसमें 3 लाइन याद करके जाइएगा। रेप्लिकेशन में बेटा 3 वर्ड याद रख करके जाइएगा। पहला, रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये आपका पुराना डीएनए है, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। ये डीएनए का दोनों धागा खुल जाएगा, अलग हो जाएंगे, दोनों डीएनए अलग हो जाएगा और इसके ऊपर में डीएनए का नया स्टैंड बन जाएगा। इसके ऊपर नया स्टैंड बन जाएगा। तो जो अब डीएनए बना डबल स्टैंडर्ड, एक पुराना है एक नया है। ये भी जो डीएनए बना एक पुराना स्टैंड है एक नया स्टैंड है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी, मतलब आधा आधा पुराना आधा नया, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। सेकंड, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है हमेशा बच्चा 5-3 ही होगा, ऑप्शन में रहेगा। तो आप बोलिएगा कि हमें इस चैप्टर में एक ही रूल बताया गया, कभी भी रेप्लिकेशन हो 5-3, कभी भी ट्रांसक्रिप्शन हो नया एमआरएनए बने 5-3, कभी भी ट्रांसलेशन हो प्रोटीन बनने का प्रोसेस चले वो भी 5-3। इस चैप्टर में रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो 5-3 कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन यानी नया आरएनए बनने की बात करें 5-3, नया प्रोटीन ट्रांसलेशन की बात करें 5-3। इस चैप्टर में हर जगह 5-3 का ही इंपॉर्टेंस है, केवल एक जगह 3 से 5 का इंपॉर्टेंस आता है जब डीएनए डबल स्टैंड है, एक 5-3 एक 3-5। एक ही जगह बच्चा 3 से 5 के तरफ इंपॉर्टेंस है, वो आपका टेम्पलेट स्टैंड। डीएनए में 2 स्टैंड है, जो स्टैंड 3 से 5 है वो बच्चा टेम्पलेट कहलाता है। तो एक ही जगह 3 से 5 का इंपॉर्टेंस है, बाकी हर जगह कोडिंग स्टैंड 5-3, रेप्लिकेशन 5-3, ट्रांसक्रिप्शन 5-3। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रेप्लिकेशन में कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए के दोनों इधर से ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, बबल बन जाते, बबल बन जाते, याद कीजिए मैंने बबल ही बताया था। और रेप्लिकेशन में ये बन गया आपका रेप्लिकेशन बबल, ये देखिए व्हाइट वाला रेप्लिकेशन बबल बन गया। रेप्लिकेशन बबल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रेप्लिकेशन होगा, बाई डायरेक्शनल नेचर के होते। कहने का मतलब सर इधर भी रेप्लिकेशन होगा, याद कीजिए आपको मैंने बताया था ना, लीडिंग लगातार स्टैंड बनेगा, इसे लीडिंग स्टैंड कहेंगे, और यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा, लैगिंग स्टैंड कहेंगे। तो देखिए बबल के एक तरफ रेप्लिकेशन चल रहा है, बबल के उस साइड भी आपको रेप्लिकेशन चलते हुए मिलेगा, लीडिंग और लैगिंग बनते हुए इधर भी चलते हुए मिलेगा। तो इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन का एक और नेचर रहता है बाई डायरेक्शनल इन नेचर, बाई डायरेक्शनल इन नेचर। तो मैंने इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए, क्योंकि आपको ऐसे नीट में या बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ना, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है तो उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, तो आंसर याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में 3 तरह का होगा, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। एनसीईआरटी में नहीं है, बस याद रखिए। जो मेन एंजाइम है पॉलीमरेज 3 है। मेन एंजाइम कौन होता है, पॉलीमरेज 3। यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के अंदर में 5 टाइप्स के आरएनए डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। आपको नहीं याद रखना कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन होता है, आपको याद नहीं रखना है, ना कभी पूछा गया है ना कभी याद रखना है। बस याद रख लीजिए 5 टाइप्स के होता है, यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो जाइए और एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो भी होगा ट्रांसलेशन करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, या बेटर है कि मेरा जो पहले वाला होगा वीडियोस, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया, वो देख लीजिए तो चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है फिर। ए टर्मिनेटर 3 to 5 होता है ना, अरे भाई ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड 3 to 5 होता है।